तो मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए अब एमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, आपको पता है कि ये गवर्नमेंट जो अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर चुकी है। ठीक है, इसी महीने मतलब नवंबर के आखिरी में है ना, इन्होंने एक नया नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको 59 मिनट्स के अंदर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, बहुत ही आसानी से। प्लस जो गारंटी वाला सिस्टम है उसको भी इजी बनाया गया है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है एमएसएमई का। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों गवर्नमेंट जो है इतने सारे प्लान्स लेके आ रही है कंटिन्यूसली इस स्कीम इस एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। और फिर अपन देखेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो अपना इस तरीके से पूरा का पूरा एमएसएमई जो सेक्टर है वो पूरा तैयार हो जाएगा आज की ही क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग होता है कि एमएसएमई है क्या। देखो एमएसएमई मतलब हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसके अंदर पहले ना ये एमएसएमई को बोलते थे इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, इसका टर्नओवर के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि एमएसएमई को दो पार्ट में बांट लेते थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, और उसके अंदर भी देखते थे कि इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से चेक करा जाता था एमएसएमई की एमएसएमई माइक्रो है, मीडियम है कि स्मॉल है या फिर है ही नहीं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब जो क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट था प्लांट एंड मशीनरी के अंदर उसको हटा के एक नया क्राइटेरिया लिया है सेल्स का या टर्नओवर का। सेल्स और टर्नओवर एक ही बात होती है। ऐसा इन्होंने क्यों किया पहले अच्छा ये कब किया है ये भी जान लो। ये इसी साल किया है, शायद फरवरी या मार्च 2018 के अंदर नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का, शायद मार्च 2018 के अंदर ही, कि हम एमएसएमई का क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट से हटा के कर रहे हैं टर्नओवर बेसिस पे। तो ये अपने लिए करंट अफेयर की न्यूज़ भी है और आपको इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, जानना इसके बारे में। अब किया क्यों, पहले क्या होता था देखो, इंस्पेक्टर राज बहुत ज़्यादा होता था इससे। मतलब अब कोई सपोज करो कोई फैक्ट्री डाल के बैठा है, अब उस फैक्ट्री के अंदर ये लोग क्या चेक कर रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है। अब उसके लिए क्या होगा, चेक करने के लिए एक लेबर इंस्पेक्टर जो है वहाँ पे जाएगा, वो जाके चेक करेगा कि भैया प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है, और उसके हिसाब से बताया जाएगा कि माइक्रो है, स्मॉल है कि मीडियम एंटरप्राइज है। ठीक है, लेकिन इससे क्या करप्शन को बढ़ावा मिलता था, क्योंकि इंस्पेक्टर जाएगा तो फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास पावर थी। अब इन्होंने क्या बोला कि ना, क्योंकि जीएसटी आ चुका है इंडिया के अंदर आपको पता ही है, तो इन्होंने बोला कि हम जीएसटी के हिसाब से जो टर्नओवर होगा, सेल्स होगा, उसको क्राइटेरिया मानेंगे। ठीक है, तो वैसे भी वो कंपनी जो है आपको पता है जीएसटी के अंदर टैक्स चोरी जो है इतना आसान नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, ई वे बिल वगैरह अपन ने पढ़ा था। तो कंपनी अपनी सेल्स एक्चुअल सेल दिखाएगी ऑलरेडी, तो ज़्यादा बेटर क्या है कि अपन सेल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट से हटके। ठीक है, क्लियर क्या, बस इतना ही जानना है आपको कि एमएसएमई को इन्वेस्टमेंट से सेल्स के अंदर क्यों शिफ्ट किया। ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन, है ना, क्यों किया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई अब क्या क्राइटेरिया है। तो क्या क्राइटेरिया है, एमएसएमई एक्ट बना हुआ है, डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर आया था, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया मैंने आपको बताया इस साल। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस वो है जिनकी सेल्स कितनी है, 5 करोड़ तक। ठीक है, कितनी भी सेल्स शुरुआत कर सकते हो आप। ठीक है, और उसकी सेल्स कितनी तक है, 5 करोड़ तक, तो उसे अपन बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज क्या होगी, जिसकी सेल्स 5 करोड़ से 75 करोड़ तक है, तो उसको बोल रहे हैं स्मॉल एंटरप्राइज। और मीडियम एंटरप्राइज क्या होगी, जिसकी सेल्स 75 करोड़ से 250 करोड़ तक की है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जिसकी सेल 250 करोड़ से ज्यादा है तो हम उसे एमएसएमई नहीं बोलेंगे। क्लियर। दूसरी बात, अब इंपॉर्टेंस क्यों है, सरकार क्यों कहती रहती है कि एमएसएमई को बढ़ावा दो, एमएसएमई को बढ़ावा दो, है ना। आपने सुना होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ावा देने की बात करती रहती है सरकार हमेशा। देखो भाई बात ऐसी है कि एमएसएमई जो है इंडिया का एक मेनली इनफॉर्मल सेक्टर है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है ज्यादातर उन्होंने रजिस्ट्रेशन बहुत कम है जिन्होंने करवा रखा है। इनफॉर्मल अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि अपन बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को दो क्राइटेरिया के बेसिस पे, या तो उसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो फॉर्मल है। ठीक है,
या फिर जीएसटी। अब कई फर्म्स ऐसी है जिन्होंने जीएसटी में तो रजिस्टर्ड करा रखा है, लेकिन उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस, ठीक है, पेंशन। तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें क्या है कि जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जैसे जैसे बढ़ना चालू हो जाते हैं तो फिर एक कंपनी या फिर एक एम्प्लॉयर को ये सारी चीज़ें जो है काट के पीएफ काटना पड़ता है, पेंशन काटना पड़ता है। आजकल तो पेंशन भी आपको पता है, न्यू पेंशन स्कीम आ चुकी है, तो उसके अंदर पेंशन का अमाउंट पहले डिडक्ट होता है, फिर अपना एम्प्लॉयर जमा कराता है। तो ये सारे सिस्टम जो है फॉर्मल कंपनीज के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपनी एमएसएमई है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। बट अच्छी बात यह है कि ना अब वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बार ये बात कही गई थी कि जो अपनी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज है वो 90% से भी ज़्यादा जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है वो इनफॉर्मल सेक्टर है फिलहाल, ठीक है। और कई फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है कहाँ पे, मतलब वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। और कई कंपनी ऐसी भी है जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है लेकिन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोनों तरह की मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देखी जा रही है। क्लियर? तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ज्यादा रोजगार देता है। रोजगार कितना देता है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। 2015-16 के डेटा के हिसाब से एनएसएस जो डेटा है उसके हिसाब से 73rd राउंड जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसने 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। वो भी डेटा कब है? 15-16 का, ठीक है। तो इसके बाद ये डेटा आया नहीं, अपडेट नहीं हुआ, तो मैं आपको डेटा दे सकता हूँ लास्ट, उसके बाद अपने पास है नहीं, ठीक है। वैसे तो ये डेटा रियल में ज़्यादा है इससे, ठीक है, 11 करोड़ से एक्चुअल में फिगर ज़्यादा है, बट अपन को सरकारी जो डेटा है उसी को कोट करना है एग्जाम में। दूसरी बात, ये जितने भी इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, मतलब आपको पता है एक्सपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, एक्सपोर्ट या तो गुड्स का हो सकता है या सर्विस का हो सकता है, ठीक है। तो सर्विस के एक्सपोर्ट को छोड़ दो, आप केवल गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करो, ठीक है। तो जितने भी गुड्स के एक्सपोर्ट होते हैं तो उसमें 50% जो हिस्सा है वो एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपोर्ट के जरूरी है, अब आप याद कर लो बहुत सारी चीजें कि फॉरेन करेंसी आती है एक्सपोर्ट करने से इंडिया के पास, फॉरेन करेंसी आएगी तो फिर इंडिया के पास कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं हो पाएगा अगर वो बढ़ेगा तो। प्लस अपन अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? इंडिया में, गुड्स की। तो उससे क्या होगा? रोजगार पैदा हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि जब गुड्स इंडिया में बनेंगे तो फिर क्या है, सब चीज़ें जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह। तो ये सारी जो लेबर है वो अपन को इंडिया में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है। अगली बात, 90% इंडस्ट्रीज जो है वो एमएसएमई है। वैसे रियल में 90% से ज़्यादा है डेटा, बट आप यही कोट करना, 90% इंडस्ट्रीज जो है वो एमएसएमई है इंडिया के अंदर, समझ रहे हो। वो भी मेनली इनफॉर्मल सेक्टर। 40% इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो यही एमएसएमई करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि 40% प्रोडक्शन जो है वो कौन कर रही है? एमएसएमई। अगर आप इसका थोड़ा सा दूसरा पहलू देखो तो ये भी है कि 10% इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का 60% प्रोडक्शन करती है, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन वो 10% इंडस्ट्री है कौन? जैसे रिलायंस, टाटा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो उसको अपन एमएसएमई बिल्कुल भी नहीं कहते। अगली बात ये कि ये कॉम्प्लीमेंट करती है लार्ज बिजनेस को। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मारुति है, तो मारुति ने अपना प्लांट डाला और कार बनाना चालू किया। तो कार में अब ऐसा नहीं कि सारे पार्ट मारुति ही बनाती होगी, नहीं, उसके जो आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई होगी जो मारुति को बहुत सारी चीजें सप्लाई करती होगी। कोई सपोज करो कार की बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई टायर बनाने के लिए इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कोई सीट कवर बनाने के लिए इंडस्ट्री है, कोई उसमें जो जो गाने का सिस्टम होता है उसको लगाने के लिए इंडस्ट्री है। तो ये सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, है ना। एंसिलरी इंडस्ट्री है, सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? मारुति के आसपास है, या मारुति को चीजें सप्लाई कर रही है। और ये मेनली कौन है? एमएसएमई, ठीक है। तो एमएसएमई क्या करती है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये 8% ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, उसे बोलते हैं जीडीपी। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, बताओ कितनी है? 2.5 ट्रिलियन डॉलर। अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना ये डेटा। और 1 ट्रिलियन के अंदर बताना कितना होता है? 1 लाख करोड़। तो बताओ जरा कितना फिगर हो गया ये? मतलब
2.5 लाख करोड़ डॉलर, ये इंडिया की क्या है फिलहाल जीडीपी है, अप्रोक्स फिगर है, ठीक है। बट अगर यूएस से कंपेयर करोगे तो ये बहुत कम है। यूएस की जीडीपी कितनी है? 18 ट्रिलियन डॉलर, 18 यूएस की मतलब 18 लाख करोड़ डॉलर, ठीक है। मतलब आपको फिर उसको 70 से अराउंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात क्या, अगर फिर पॉपुलेशन देख लो इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, अगर जीडीपी के हिसाब से चेक करोगे तो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है 130 से भी ज़्यादा करोड़, 132 करोड़ के आस से भी ज़्यादा है ना। बट यूएस की पॉपुलेशन कितनी है? अपन से करीबन करीबन 100 करोड़ कम है। तो आप सोचो वो 30-32 करोड़ होके, 32-33 करोड़ होके वो कितना कमा रहे हैं? 18 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। बट अपन उससे 100 करोड़ ज़्यादा पॉपुलेशन लेके कितना कमा रहे हैं? 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ है। लेकिन अब इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, तो मैं आपको, अभी अपन जीडीपी डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो अभी अपन इसको रोक देते हैं यहीं पे, है ना, जीडीपी को। बट आप ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई की, ये 8% जीडीपी के अंदर क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर क्या? प्लस ये मेक इन इंडिया सपोर्ट कर रहा है। मेक इन इंडिया कैसे सपोर्ट कर रहा है बताया था मैंने आपको, क्योंकि अगर गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में जनरेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, तो बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। देखो इंडस्ट्रीज आने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, गिनाने की जरूरत ही नहीं है। इंडस्ट्रीज आने के इतने फायदे हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा इंडस्ट्रीज आएगी तो। रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट, है ना। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें क्या चाहिए? पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन एमएसएमई जो है वो कम पैसे के अंदर काम करती है ना, उसको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, उसकी प्लांट एंड मशीनरी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। ये बात है ना, क्लियर। अब अपन देखते हैं कि ये चैलेंजेस क्या फेस कर रही है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, एमएसएमई के अंदर से भी कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है? फुटवेयर, लेदर और अपैरल। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इसी सेक्टर पे फोकस कर रही है। फुटवेयर, है ना, अपने जूते सब चीजें आ गई आपकी, लेदर के जितने भी आइटम्स है, और अपैरल कपड़े वगैरह, है ना, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, मतलब इसमें एम्प्लॉयज की जरूरत या वर्कर्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो और आपको पता है कि इंडिया कौन सी कंट्री है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? ऑब्वियसली अपन लेबर इंटेंसिव कंट्री है, मतलब लेबर अपने पास सरप्लस है। तो उस लेबर को एब्जॉर्ब करने के लिए इन सेक्टर्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो अगर आप कभी बजट नोट कर रहे हो तो 2-3 साल से जो बजट है वो कंटिन्यूसली इन्हीं सेक्टर पे फोकस कर रहा है, ठीक है। चाहे वो फुटवेयर सेक्टर हो, चाहे लेदर सेक्टर हो, चाहे अपैरल सेक्टर हो, बिकॉज ये लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर हैं, ये इनको इनमें वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए। क्लियर। और इन तीनों सेक्टर के अंदर क्या है सबसे ज़्यादा, ये जो अपैरल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके अंदर इंडिया फेस कर रहा है कंपटीशन चाइना से और बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश में क्या है ऐसा जो अपैरल सेक्टर के अंदर है? जैसे जूट, है ना, आपको पता है जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है अपना, ठीक है, जो जूट कल्टीवेशन है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जूट कल्टीवेशन के लिए जो मिट्टी होती है वो हर साल रिन्यू होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है उसका, मेरे को एग्जैक्टली ज्योग्राफी नहीं आती, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया होता है, तो ज़्यादातर जो जूट है वो अवेलेबिलिटी की तरह वेस्ट बंगाल में और उसके आसपास के एरिया में, ठीक है। लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और बांग्लादेश उधर चला गया, मतलब पहले वो वेस्ट पाकिस्तान बन गया, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान बन गया पहले, ठीक है। पाकिस्तान बनने के बाद फिर अपन ने अलग करवाया उसको, तो मतलब कुल मिला के वो जूट इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी बांग्लादेश के पास चली गई, ठीक है, काफ़ी हद तक। दूसरी बात, जो अपना अपैरल सेक्टर है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर है, वो कहाँ से ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहा है? चाइना से, ठीक है। तो ये दोनों जो है कंट्रीज वो इंडिया को अपैरल सेक्टर में अच्छा खासा नुकसान दे रहे हैं, चाइना और बांग्लादेश। क्लियर क्या? अब चैलेंजेस फेस बाय एमएसएमई, ये अपन देखते हैं कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो इनके पास ये है कि इनको लोन मिलने में सुविधा नहीं होती है, मतलब असुविधा होती है, ठीक है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन मिलना क्या है इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका रीजन क्या है कि एक तो मार्केट में पहली बात तो पैसा ही नहीं है, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी मतलब तरलता, अपन ने डिस्कस किया था लिक्विडिटी क्या होती है, कि मार्केट के अंदर जो पैसा है उसकी कमी है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। आपने सुना होगा कि जो अपन ने डिस्कस भी किया था एक केस आईएलएफएस का, कि बैंक जो है वो फिलहाल अभी लोन देने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है,
उसका क्या रीजन है? क्योंकि बैंकों के पास वैसे ही एनपी हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसकी समस्या बहुत ज्यादा है बैड डेप्ट की बैंकों के पास, मतलब लोन दिए वो पैसे आ नहीं रहे, तो बैंक जो है वो इतने मतलब इतनी खुल के लोन नहीं दे पा रहे हैं ना। ठीक है, आरबीआई ने कई बैंक्स पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया है, पीसीए। ठीक है, आईएलएफएस का अलग से क्राइसिस चल ही रहा है इंडिया के अंदर, एनबीएफसीज के पास पैसा नहीं है लोन देने के लिए, तो ये सारी बातें हैं। तो इस वजह से इनको ये सबसे बड़ी समस्या है कि इनको लोन टाइम पे नहीं मिल पाता। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और आपको पता है कि अपना जो इंडिया है वो अब वर्ल्ड से इंटीग्रेट हो चुका है। कब हुआ था? 1991 के अंदर, जब इंडिया क्या लेके आया था? एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्यों लेके आए थे बताना जरा? क्योंकि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, और फिर इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस समझ में आ गया, अपने पास जो ऑयल खरीदने के लिए पैसा जो है डॉलर की जरूरत पड़ती है, वो डॉलर की कमी हो गई थी। फिर अपन गए आईएमएफ के पास लोन लेने, आईएमएफ ने बोला कि भैया आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो वो एलपीजी रिफॉर्म्स जब से आए तब से इंडिया का जो मतलब इंडिया है वो ओपन हो गया वर्ल्ड कंपटीशन के लिए। तो जो अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, अब उनको पहले तो इंडिया के अंदर ही कंपटीशन फेस करना पड़ता था, अब वो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन फेस कर रहे हैं। तो ये उनके साथ क्या है, थोड़ी ये उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट इंडिया की जो छोटी छोटी एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनीज है उनके पास ये सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। क्लियर क्या? डब्ल्यूटीओ, अब डब्ल्यूटीओ अपन को पढ़ना है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बट डब्ल्यूटीओ के साथ बहुत बड़ा इशू है एक, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। आपने सुना होगा इसके बारे में। ये क्या है? क्वालिटी मेजर्स हैं। इससे क्या होता है कि जब इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करता है कुछ भी, तो जो ये कंट्रीज है लाइक यूएस वगैरह, ये कुछ ना कुछ बोलते हैं कि भाई आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो क्वालिटी है ना वो खराब है, आपके प्रोडक्ट के अंदर चाइल्ड लेबर यूज करी गई है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है एनवायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं ये लोग? इस मतलब इनको कुल मिला के अपना जो इंडियन प्रोडक्ट है ना उसको रिजेक्ट करने का बहाना चाहिए। तो ये बहाना कैसे मारते हैं? ये बोलेंगे इंडिया ने मान लो कोई सपोज करो गलीचे बना के जो है कारपेट बना के बढ़िया से और एक्सपोर्ट करे यूएस में, ठीक है, तो यूएस अब यूएस के जो खुद की इंडस्ट्रीज होगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वहाँ की, उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये अब ये यूएस वाले जो है वो यूएस के गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ट्रम्प के पास जाएंगे और बोलेंगे यार ये इंडिया से जो कारपेट आ रहा है ट्रम्प साहब इसको बंद करवाओ, वरना अब आपको इलेक्शन के अंदर हम पैसे वैसे नहीं देंगे। ठीक है, लॉबी जो सिस्टम होता है वो बंद कर देंगे। तो ट्रम्प क्या बोलेगा? अरे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये इंडियन प्रोडक्ट्स में क्या कमी है। पता लगा इनको कि भाई एक इंडिया के अंदर गलती से थोड़ी सी चाइल्ड लेबर हो गई थी किसी जगह पे, ठीक है, जबकि वो रियल में इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं है, फिर भी है ना ये लोग पूरा इशू उठा देंगे डब्ल्यूटीओ के अंदर कि ना ये देखो इंडिया जो है वो चाइल्ड लेबर करके गलीचे बना रहा है, कारपेट बना रहा है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसके प्रोडक्ट को अपन कैंसिल कर देते हैं, इसका प्रोडक्ट यूएस में नहीं बिकेगा। अब आप समझ रहे हो इंटेंशन कुछ और है ना, करना कुछ और चाहते हैं। ठीक है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इंडिया का प्रोडक्ट रोकना है। ठीक है, और कैसे रोक रहे हैं? चाइल्ड लेबर का बहाना लेके। क्लियर? ऐसे ही कई बार ये बोल देते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है उसके अंदर क्वालिटी खराब है, आपका प्रोडक्ट जो है वो बीमारियां पैदा कर देता है हमारे यूएस के अंदर। तो इंडिया भी कई बार इस तरीके से वैसे आरोप लगाता है, लेकिन इंडिया केस हार जाता है ज़्यादातर, है ना। ठीक है, तो उसे कहते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के हिसाब से गड़बड़ है। तो इससे क्या है, जो अपनी एमएसएमई है उसका एक्सपोर्ट रुक जाता है बाहर, तो उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1998 के अंदर पोखरण 2 हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे हमारे एक क्योंकि रिलेटिव थे, तो वो क्या करते थे, यूके के अंदर जो फर्नीचर है उसको एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब उस टाइम पे ना जैसे ही इंडिया ने ये पोखरण 2 अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उसके बाद सारी कंट्रीज ने अपने ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ा कि जो वो रिलेटिव थे हमारे, वो जो गुड्स बेचते थे यूएस यूके के अंदर, एक्सपोर्ट करते थे फर्नीचर, तो उनका वो एक्सपोर्ट करना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो फिर उनको फिर वो काम चेंज करना पड़ा, दूसरा काम यूज लेना पड़ा। समझ रहे हो आप? तो कैसे वर्ल्ड का मार्केट जो है, वर्ल्ड का एक इवेंट अपने इंडिया के अंदर छोटे छोटे लोगों को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल लोअर लेवल पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ऐसे तो आप फिर बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो,
लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब तो अपन लिख ही सकते हैं कि एमएसएमई के पास जो है वो टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी है। ठीक है, लेबर लॉस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक है लेबर लॉस। देखो फिलहाल क्या है, लेबर लॉस जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो स्ट्रिक्ट एक तो ये भी है कि ना बहुत सारे लेबर लॉ अलग अलग है। जैसे प्रोविडेंट फंड एक्ट है, प्रोविडेंट फंड के इंडिया में 2 एक्ट बने हुए हैं, 1925 और 1952। ठीक है, बोनस एक्ट 1965, ग्रेचुटी एक्ट 1972। ठीक है, ऐसे करके क्या है सरकार ने हर जो लेबर लॉ है उसके अलग अलग एक्ट बना रखे हैं, लॉ बना रखे हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट बना हुए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी है एक। तो ये करीबन 50-60 लेबर लॉज हैं अलग अलग करके, है ना। ठीक है, अब इन लेबर लॉज से क्या दिक्कत आ रही है कि इंस्पेक्टर राज बहुत ज्यादा बढ़ गया, कि लेबर इंस्पेक्टर क्या है, अब विजिट करते हैं कहां पर जाके, फैक्ट्री के अंदर, और फिर वो चेक करते हैं कि लेबर लॉज को कंपनी फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, अब कंपनीज क्या है या फैक्ट्री, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है, वो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करती है, वर्कर्स को अपने ऑन रोल ना रख के ऑफ रोल रख लेती है। आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑन रोल ऑफ रोल, या फिर आप ये कह सकते हो परमानेंट ना रख के इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेती है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट पे रखने से क्या नुकसान होता है, जो लेबर है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको खुद को भी नुकसान हो रहा है कि उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कल को उसे बोल दे भाई कल मत आना आपसे, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा। दूसरी बात, उसको हर बार क्या है काम चेंज करना पड़ता है। अपन लेबर के एंगल से सोच रहे हैं उसको क्या नुकसान हो रहा है ना, एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिर उसको हर बार क्या है अलग अलग जगह पे जाना पड़ सकता है। कल वो फर्नीचर कंपनी में काम कर रहा है, उसके बाद वो सपोज करो ग्लास कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका जो लर्निंग कर्व है ना वो नहीं बढ़ पा रहा, एक जगह पे वो सीख नहीं पा रहा और उसको नॉलेज को वो बिल्डअप नहीं कर पा रहा, हर बार उसको नए से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, कंपनीज को क्या नुकसान होता है, कंपनीज को हर बार नए वर्कर्स को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, और उनको स्टार्टिंग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ये सब दिक्कत है कंपनीज के साथ। क्लियर, और जब वर्कर को पता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो फिर वो काम में भी थोड़ा सा क्या है ढिलाई बरतते हैं, ये दिक्कत है। अब कंपनीज क्या करती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनीज ने क्यों रखा कॉन्ट्रैक्ट पे, ध्यान रखना, ताकि लेबर लॉस से बच जाए, है ना। लेबर लॉस हम पे अप्लाई ना हो, हमें पीएफ काटने की झंझट ना हो किसी का, हमें ग्रेचुटी, बोनस पेंशन वगैरह ये सब चीजों से हम बच जाएं। लेकिन इससे देखो दोनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को फिर सोशल सिक्योरिटी जब वर्कर्स की नहीं है तो फिर गवर्नमेंट, आपको पता है वेलफेयर स्टेट है, तो गवर्नमेंट को भी लगता है यार कि वर्कर जो है बेचारा परेशान हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो क्या है सबको नुकसान दे रही है। इसका रीजन क्या है, लेबर लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, और इसको अवॉइड करने के लिए जो है वो इंडस्ट्रिस्ट जो है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऐसा काम करते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी हो, लेबर यूनियन करके है शायद, है ना, राहुल भट्ट है उसके अंदर हीरो, देख लेना, वो बहुत अच्छी मूवी है, वो इसी चीज के ऊपर है, इसी से थी वो मूवी, है ना, शायद हो सकता है यूट्यूब पे मिल जाए। तो वो लेबर लॉस को बहुत अच्छी तरीके से बताती है। ठीक है, बट अभी मत देखना, एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए, मतलब एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद देखना। ठीक है, अभी तो इतना बहुत है आपको जानना। तो समझ में आ रहा है, तो लेबर लॉस क्या स्ट्रिक्ट है, तो ये एमएसएमई को बहुत ज्यादा दुख देता है। रेड टेपिज्म, ये तो पूछे ही मत आप। ठीक है, जो अपना करप्शन है, ठीक है, वो बोलते हैं भाई कि करप्शन क्या है, ग्रीस की तरह है हमारी, जो मशीन्स के अंदर जैसे ग्रीस होता है ना, जैसे वो चाहिए होता है तो फिर वो मशीन ढंग से काम करती है, तो वैसे ही करप्शन क्या है, वो जो कुछ एम्प्लॉयज है उनके लिए ग्रीस की तरह हाथों की, जब तक वो होगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बहुत बुरी हालत है क्योंकि हम इसको बड़ा फेस करते हैं। मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक एक हमारा क्लाइंट है मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि मुझे एक होटल चालू करना है। तो होटल चालू करने के लिए आपको पता है फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब और फूड लाइसेंस की जो बॉडी है वो पता है आपको कौन इशू करती है, ये फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ठीक है, अब फूड लाइसेंस लेने के लिए 2000 रुपये लगते हैं, जो मैं उनके लिए फूड लाइसेंस ले रहा हूँ 1 साल के लिए, ना। ठीक है, अब मैंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, है ना, बहुत बढ़िया कर दिया साहब अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करते ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर के हिसाब से वो मैंने क्लाइंट को दे दिया और क्लाइंट ने अपना काम चालू करके और स्विगी जोमेटो से टाई अप कर लिया। स्विगी जोमेटो को उसने वो दे दिया अपना जो एप्लीकेशन नंबर था कि भाई मैंने एप्लीकेशन लगा दी है फूड लाइसेंस के लिए। ठीक है भाई, काम हो गया चालू।
अब आप देख लो 2 महीने हो चुके हैं, वो लाइसेंस नहीं दे रहे अभी तक। मैं उनके ऑफिस में, मतलब हमारे बंदे जो हैं 2 बार जाए, बट वो लाइसेंस इशू करने से मना कर रहे हैं। ठीक है, जयपुर के अंदर ही है। अब वो लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, अब क्या बताऊँ आपको, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ है ना। वो बोलते हैं सीधा सीधा कि अब वहाँ पे एजेंट बैठे रहते हैं, वो बोले 1000 रुपये दो, कल लाइसेंस ले जाओ। तो अब आप सोचो कि मतलब ये कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा ये। अब जोमेटो वाले उस पर्सन को प्रेशर दे रहे हैं कि भाई अगर तूने मतलब लाइसेंस की हमें पूरी की पूरी कॉपी नहीं दी, तो हम तेरा जो जोमेटो है और स्विगी वगैरह वो सब बंद कर देंगे। ठीक है, तो उससे बिजनेस को नुकसान होगा, गवर्नमेंट के टैक्स को नुकसान होगा। समझ रहे हो आप कितने रेमिफिकेशंस है। लेकिन उनको बोले भाई हम एजेंट से करवा लेंगे, तो एजेंट तो फिर समझ रहे हो आप पूरा का पूरा इशू कितना खतरनाक है। तो ये पूरा करप्शन का इशू है, जो रेड टेपिज्म है। 2 महीने से मतलब एक पर्सन लाइसेंस नहीं ले पा रहा, तो कितना टाइम तक चलता रहेगा वो, है ना। बिजनेस करेगा या फिर यही काम करेगा वो पर्सन, और उसका नया बिजनेस है तो फिर वो यही काम करता रहेगा, तो फिर हो जाएगा काम। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें ना मतलब डेली की डेली फेस करते हैं हम लोग, तो हमें पता है। तो ऐसे ही है बस। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है एमएसएमई के लिए, स्टेप्स क्या लिए हैं। सबसे बड़ी बात इस बार है ना, बजट 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। ये बजट 2018 का स्टेप है। आपको करंट स्टेप लिखने हैं, पुराने स्टेप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि आप नई चीज़ें लिखो एग्जाम में। तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए टैक्स रेट को कम कर दिया। पहले कितना टैक्स रेट था, 30% था एमएसएमई का। अब कितना हो गया, 25% हो गया टैक्स रेट। ये इनके लिए फायदे वाली बात है। आपको पता है इंडियन कंपनीज पे जो टैक्स रेट है इंडिया के अंदर 30% है। तो पहले वो इसी हिसाब से एमएसएमई टैक्स देते थे, अब इसको उठा के कितना कर दिया, 25% कर दिया। एमएसएमई कौन होती है, जिसका टर्नओवर कितना होता है, 250 करोड़ तक ना। ठीक है, याद है आपको। मीडियम एंटरप्राइज वो होती है जो जिसका टर्नओवर 250 करोड़ तक होता है। फिर उसके बाद तो लार्ज हो जाएगी, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक है उनके लिए बोल दिया भैया तुम क्या है 25% टैक्स देना। सेकंड पॉइंट, आपको पता है मुद्रा लोन चालू करें 10 लाख रुपए तक, ठीक है, बिना गारंटी के। तो ये भी है एक बड़ा स्कीम है। अच्छा, मुद्रा के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। ठीक है, सपोर्ट एंड आउटरीच प्रोग्राम, इसमें क्या है, अभी अभी ये रिसेंटली इसी बार मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले ही, मतलब अभी आज ही, कि नवंबर 2018 के अंदर ये करंट स्टेप लिया है। ठीक है, कि लोन हो जाएगा 1 करोड़ तक का कितने मिनट के अंदर, 59 मिनट्स के अंदर। दूसरा, इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब कि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इंटरेस्ट सबवेंशन 2016 के मेंस के अंदर, है ना। इसका मतलब कि गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट की सब्सिडी दे एक तरीके से आपको, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको ब्याज में कितने सब्सिडी देंगे, 2% सब्सिडी देंगे। मतलब ब्याज रेट मार्केट के अंदर 10% है, तो आपको कितने रुपए में लोन दे देंगे, 8% पे लोन मिल जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है ना। 2% का भी फायदा हो रहा है, फायदा तो हो रहा है, बिजनेसमैन क्या सोचता है, फायदा हो रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो एमएसएमई है वो उसको फायदा कब मिलेगा, जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। अब कोई भी पर्सन अगर एमएसएमई है और वो लोन लेना चाहती है और वो इस स्कीम का फायदा लेना चाहती है, तो वो पहले क्या कराएगी, क्योंकि फायदा चाहिए तो उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड कराएगी, तो फिर वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएगी। गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है, फॉर्मल इकोनॉमी बनाना। अगली बात, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड पॉइंट, है ना, ये पहले भी था, इसको और स्ट्रिक्ट बना दिया, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। प्रोक्योर 25% गुड्स फ्रॉम एमएसएमई। जितने भी सरकारी कंपनीज हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्डर दे दिए गए हैं, जिसमें ये फिक्स हो चुका है कि 25% जो गुड्स हैं वो एमएसएमई से ही सरकार को खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसको स्टेशनरी की जरूरत है, तो स्टेशनरी वो किससे परचेस करेगा, एमएसएमई से परचेस करेगा। क्लियर, कम से कम 25% स्टेशनरी वो एमएसएमई से परचेस करेगा। इसमें एक वुमेन की भी और लिमिट लगा दी उन्होंने, ठीक है, बट इतना याद रख लो आप, बहुत है। आगे, ये स्कीम बहुत मजेदार है, ट्रेड्स स्कीम, ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये बहुत ही शानदार स्कीम निकाली इन्होंने। 1 मिनट रुक जाते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट, सेपरेट मिनिस्ट्री। ठीक है, और आपको पता है कि अभी एमएसएमई की पूरी सेपरेट मिनिस्ट्री है। ठीक है, आप डालो गूगल पे तो आपको मिनिस्ट्री का नाम पूरा पता लग जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है जो एमएसएमई के लिए लिया गया है। क्लियर क्या, तो ये सारे स्कीम स्टेप्स क्लियर है। ट्रेड्स स्कीम को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है ना, फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके लिए क्या है, मेरे को बोर्ड चाहिएगा, इसलिए मैं पहले इसको मिटा देता हूँ।
बस मैं तो यही कामना कर रहा हूँ कि अभी आरएएस का एग्ज़ाम जो है अपना टाइम पे हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मामले चल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि अपने जो आरपीएससी के चेयरमैन है वो भी अब की बार खतरनाक है काफ़ी, और हाई कोर्ट के अंदर भी जो आलोक शर्मा जी है जो पूरा बेंच का मामला सुन रहे हैं वो भी खतरनाक ही है। ठीक है, अब देखो जरा ट्रेड्स स्कीम क्या है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, है ना, वो लिखा हुआ देख लेना। अब क्या मतलब है इसका, देखो ये एमएसएमई है। मैंने क्या बताया था आपको, एमएसएमई क्या करती है, माल बेचती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, क्योंकि ये एंसिलरी यूनिट है उसके लिए ना। ठीक है, जैसे वो बताया था, मारुति का एग्जांपल दिया था टायर, तो मान लो इसकी मारुति के लिए टायर बनाती है कंपनी, या चाबी बनाती है, की बनाती है, ठीक है, कुछ भी बनाती है, और ये बेचती किसको, वो चीज बना के मारुति को। अब मान लो मारुति जो है, एमएसएमई ने मारुति को 50 लाख रुपए का माल बेचा, ठीक है, 50 लाख का गुड्स बेच दिया। गुड्स मतलब चाबी बेच दी है ना, चाबी बना के बेच दी बहुत सारी, 50 लाख रुपए की चाबियां बेच दी। अब मारुति ने बोला पेमेंट करेंगे 1 महीने बाद, है ना, ये तो बिजनेस का नियम है, उधार, है ना, चलता रहता है बिजनेस में, तो नॉर्मल बात है, कोई ऐसे इशू नहीं है। ठीक है, तो लेकिन एमएसएमई को क्या दिक्कत आ रही है उस उधार से, इसका पैसा अटक गया 1 महीने तक, अब इसके पास पैसा नहीं है ना, वर्किंग कैपिटल की कमी आएगी नहीं आएगी, आपको बताया था वर्किंग कैपिटल क्या होता है बिजनेस में, जो डे टू डे पैसा चाहिए होता है। अब बताओ जरा, एमएसएमई को 50 लाख रुपए 1 महीने बाद मिलेंगे, तो ये रॉ मटेरियल खरीदने में दिक्कत है इसको, भाई एमएसएमई खुद भी तो रॉ मटेरियल खरीदती होगी ना कहीं से। ये चाबी तो क्या है, फिनिश गुड्स है, चाबी क्या है, फिनिश गुड्स, तैयार माल। अब एमएसएमई खुद भी तो कच्चा माल खरीदती होगी, उसको दिक्कत आएगी, उसके पास पैसे नहीं कच्चा माल खरीदने के लिए। या फिर एमएसएमई को मान लो जो लोन है उसकी किस्तें पे करनी है, उसके लिए पैसे नहीं है। या मान लो एमएसएमई को वर्कर्स रख रखे हैं, उसको सैलरी देनी है, वेजेस देनी है ना, तनख्वाह देनी है, तो ये सब चीजें अवेलेबल, मतलब उसके पास पैसे कम है कुल मिला के। अब एमएसएमई क्या करे इस केस में, पैसे तो कितने महीने बाद आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे। तो अब एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, क्या बोला, भाई तुम पोर्टल पे जाओ एमएसएमई के, इसको बोलते हैं एमएसएमई को, तुम पोर्टल पे जाओ एमएसएमई की, मतलब वेबसाइट पे जाओ, और उधर क्या करो। अब ये देखो, एमएसएमई ने जब मारुति को माल बेचा होगा तो एमएसएमई को क्या मिला होगा, या एमएसएमई ने क्या दिया होगा, इसको बिल दिया होगा। बिल मतलब इनवॉइस, आप किसी को माल बेचते हो तो बिल देते हो, या आप कहीं से माल खरीदते हो तो बिल लेते हो नहीं लेते हो। तो एमएसएमई ने जब इस मारुति को माल बेचा तो मारुति को एक बिल दिया होगा, एक बिल की कॉपी, ओरिजिनल बिल इसको दे दिया, खुद एक बिल की कॉपी रख लेते हैं अपन, ये पता ही है अपन को सिस्टम। तो एमएसएमई के पास एक बिल की कॉपी रखी होगी। अब कुल मिला के क्या करेंगे, ये बिल की कॉपी लेके एमएसएमई क्या करेगी, उस वेबसाइट पे अपलोड कर देगी, ठीक है, जिसपे क्या लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए का माल मैंने किसको बेचा है, मारुति को बेचा है, और पैसे कितने महीने बाद आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे। ठीक है, एमएसएमई ने वो बिल की कॉपी किधर अपलोड कर दी, वेबसाइट पे अपलोड कर दी। एमएसएमई के लिए बताओ क्या है, मारुति क्या है बताओ, डेटर्स। आपको याद होगा, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया हुआ है मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की। डेटर्स क्या होता है, जिनको अपन उधार माल बेचते हैं, ठीक है, याद है। डेटर्स को अपन रिसीवेबल भी बोलते हैं, डेटर्स या रिसीवेबल एक ही बात होती है। रिसीवेबल मतलब जिनसे अपन को पैसा मिलेगा। तो एमएसएमई को पैसा किससे मिलेगा, मारुति से मिलेगा। एमएसएमई ने उठा के वो जो बिल है उसकी कॉपी कहां डाल दी वहां पे पोर्टल के अंदर डाल दी, ठीक है। अब मान लो कोई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, वो भी उस वेबसाइट को देख रहा है, सर्च कर रहा है ना, ठीक है, और उसने देखा अरे ये तो बिल की कॉपी है, तो अब ये क्या कर सकता है, वो बिल खरीद सकता है किससे, एमएसएमई से। समझना देखो ध्यान से ना, टेक्निकल चीजें एकदम अच्छी तरीके से। एमएसएमई से वो बिल खरीद सकता है, और एमएसएमई को उस बिल के बदले क्या दे सकता है, पैसे दे सकता है। तो अब बिल किसके पास पहुंच जाएगा, एमएसएमई के वो पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंच जाएगा, और पंजाब नेशनल बैंक के हाथ से क्या चले जाएंगे, कैश चले जाएंगे। सर पंजाब नेशनल बैंक ऐसा क्यों करेगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि 50 लाख रुपए की जगह जो पंजाब नेशनल बैंक है वो बिल खरीदेगा, मान लो
49,95,000 के हिसाब से। बिल कितने का था? 50 लाख रुपए का। खरीद कितने में रहा है वो बिल? पंजाब नेशनल बैंक 49,95,000। अच्छा सर, तो इससे एमएसएमई को नुकसान नहीं है क्या? नहीं भाई, देखो एमएसएमई को कोई नुकसान नहीं है। एमएसएमई को ये फायदा है कि उसको 1 महीना पहले पेमेंट मिल गया। 1 महीने बाद कितने मिलते हैं? से 50 लाख। अब की बार उसको आज पैसे चाहिए थे, तो आज उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 49,95,000। केवल 5,000 ही तो कम है 50 लाख में, ठीक है। और लेकिन 1 महीना पहले भी तो मिल गया, तो ब्याज भी तो बच गया यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। समझते हो ना आप ये सब चीजें? अच्छा, अब पंजाब नेशनल बैंक को क्या फायदा है? पंजाब नेशनल बैंक को तो फायदा है। कैसे? कि उसने वो बिल कितने में खरीदा? 49,95,000, है ना। और अब पंजाब नेशनल बैंक को जब अब मारुति किसको पेमेंट करेगा? आपको पता है मारुति को पेमेंट करना है ना 1 महीने बाद। मारुति किसको पेमेंट करेगा? एमएसएमई को पेमेंट नहीं करेगा, मारुति उसको पेमेंट करेगा जिसके पास बिल है। और बिल किसके पास है? पंजाब नेशनल बैंक के पास पड़ा है। तो पता है मारुति जो है पंजाब नेशनल बैंक को कितने रुपए देगा? पूरे 50 लाख, क्योंकि उसको तो 50 लाख ही देने, तो वो तो 50 लाख ही देगा। बताओ, इस केस में दो जनों को फायदा हुआ। मारुति को तो छोड़ ही दो, अब दोनों को फायदा हो गया। किस किस को फायदा हो गया? एमएसएमई को। एमएसएमई को क्या फायदा हो गया कि पेमेंट 1 महीने पहले मिल गया, चाहे भले 5,000 कम मिला, ठीक है। तो उसको आप मत देखो, वो ब्याज भी तो होता है एक तरीके से, है ना। दूसरी बात, पंजाब नेशनल बैंक को क्या फायदा हुआ? इसको 5,000 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। इसने पेमेंट आज कर दिया एमएसएमई को, लेकिन इसको 1 महीने बाद पेमेंट कब मिल जाएगा? मारुति से मिल जाएगा, वो पूरा 50 लाख मिल जाएगा। अगर आपको याद हो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की क्लास फर्स्ट और सेकंड वाली, उसमें मैंने आपको बताया था बिल डिस्काउंटिंग का टॉपिक। तो ये वही तो है, ये वही तो है बिल डिस्काउंटिंग। अपन ने पढ़ा था लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आप याद करो, अगर आपको याद होगा तो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में एक बिल डिस्काउंटिंग नाम का टॉपिक था। तो यही तो है वो पूरा का पूरा टॉपिक। इस स्कीम को कहते हैं ट्रेड्स स्कीम, TREDS। क्लियर क्या? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। तो ऐसे क्या किया गवर्नमेंट ने, ना, मतलब इन कंपनीज को सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। बोले बैंक्स भी आ जाओ वहां पे, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी वगैरह सब की सब पहुंच गए वहां पे। और कुल मिला के इससे फायदा किसको हो रहा है? सबसे मेन फायदा हो रहा है एमएसएमई को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एमएसएमई बोल रहा है यार मेरे को तो दिक्कत क्या थी बताओ एमएसएमई की? सबसे बड़ी कि उसको पैसा टाइम पे नहीं मिलता था उधार, या वो लोन लेना उसको चाहिए था, बार बार लोन लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। तो सरकार ने ये काम उसके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया। क्लियर क्या? अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो बैंकिंग से रिलेटेड है, एनपीएस है ना, ठीक है। तो वो एक बार देख लो आप, टॉपिक छोटा सा, प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये टॉपिक, मेंस में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, आपने इसका नाम सुना होगा, CAR, कार। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। बताओ पहले बैंकों का काम क्या होता है? ये बैंक की बैलेंस शीट है। आपको याद है बैलेंस शीट अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट के अंदर? बताना तो जरा, देखता हूं, चलो आपको मैं चेक करता हूं आपको कितना याद है। बैलेंस शीट क्या होती है? चलो बिना देखे बताओ, एक लाइन बोल के बताओ बैलेंस शीट के ऊपर। तो आपने क्या बोली लाइन के? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपसे, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या होते हैं? एक और बताया था, बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। वैसे कैश फ्लो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो अपन ने डिस्कस करा था, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, याद है? तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो, तीनों की तीनों क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ईयर के एंड पे बनाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को बताने के लिए, ठीक है। अपन ने पढ़ा था इसके यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कौन कौन से होते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, स्कॉलर्स अपन जैसे लोग, रिसर्च करने पढ़ने वाले लोग, क्रेडिटर, डेटर्स, है ना। तो बैलेंस शीट क्या होती थी बताना जरा, क्या बताती थी बैलेंस शीट? फाइनेंशियल पोजीशन। याद है आपको बैलेंस शीट क्या बताती थी? फाइनेंशियल पोजीशन, स्थिति। और बैलेंस शीट में क्या लिखते थे? एक तरफ तो लाइबिलिटी लिखते थे और एक तरफ क्या लिखते थे बताना जरा? असेट, ठीक है। ये याद होनी चाहिए आपको चीजें। लाइबिलिटी क्या होता है? दायित्व। असेट क्या होता है? संपत्ति। क्लियर? अब जरा देखो, अब आप सोचो जरा बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है ना।
सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है कैपिटल। सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल क्यों लायबिलिटी होती है? भाई बैंक जो है किससे पैसा ले रहे हैं? इन्वेस्टर से। ये पैसा किसने दिया है? ये मैं हूं, ये आप हो, ये मैं हूं और ये आप हो, ठीक है, और ये अपने छोटे भाई बहन है, और भी ये पब्लिक है, ठीक है। अपन सब लोगों ने मिलकर किसको पैसा दिया? बैंक को। कैसे दिया बैंक को पैसा? बैंक ने क्या इशू करे थे? शेयर, ठीक है। शेयर इशू वाला चैप्टर याद होगा आपको, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो एक तो बैंक के अंदर क्या होती है? लायबिलिटी के अंदर कैपिटल। बताओ लायबिलिटी में क्यों होती है कैपिटल? क्योंकि बैंक को अपन ने दिए, लेकिन बैंक के लिए तो दायित्व है ना, बैंक अपन को कभी ना कभी वो पैसे वापस देगा जिंदगी के बाद, कभी ना कभी, है ना, जब खत्म हो जाएगा बैंक तो पैसे देगा। तो वो क्या है? कैपिटल लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अपन बैंक के अंदर और क्या जमा कराते हैं? डिपॉजिट्स। वो बैंक की लायबिलिटी होती है या एसेट होती है? बताओ जरा। सर ये भी लायबिलिटी होती है। कैसे? भाई आपने, ये मान लो आप हो, है ना, आपने, ये पंजाब नेशनल बैंक की बैलेंस शीट है, आपने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराए। कितने रुपए जमा कराए? 100 रुपए। कौन से अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो ये बैंक की लायबिलिटी हुई या नहीं हुई? बैंक आपको कभी ना कभी वो पैसे देगा, नहीं देगा? कभी ना कभी क्या, जब आप एटीएम से निकालने जाओगे तभी दे देगा, ठीक है। जब आप बैंक में जाओगे, बोलोगे यार मेरे को 100 रुपए दो मेरे वापस, तो बैंक मना कर सकता है क्या? बिल्कुल मना नहीं कर सकता। तो बैंक की क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। मतलब आपने दो तरीके से पैसे लगाए मार्केट के अंदर, मतलब बैंक को दिए, एक तो कैपिटल दी शेयर वाले, ठीक है, ये तो शेयर हो गया, और एक आपने नॉर्मल डिपॉजिट दिया। हो सकता है कि आपने दोनों नहीं दिए हो, आपने एक दिया हो, कोई सा भी दिया हो, ठीक है। अच्छा, बैंक की एसेट क्या होती है? सर बैंक के पास मशीन होती है, फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होती है, ये सब एसेट तो ठीक है, लेकिन बैंक की सबसे मेन एसेट क्या है? बैंक का सबसे मेन काम क्या है? लोन देना। बताओ बैंक क्या करता है? बैंक अपने पैसे को लोन पे देता है। ये एमएसएमई है, यहां पे किसान भाई है अपने, फार्मर्स, ठीक है। यहां पे पढ़ने वाला बच्चा है, उसको एजुकेशन लोन दे दिया बैंक ने, ठीक है। ये बाइक चलाएगा, धूम धूम करेगा, ठीक है, इसको लोन दे दिया, ऑटो लोन या टू व्हीलर लोन, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे लोन जो है बैंक ने दे दिए। क्लियर क्या? और बैंक के पास और भी एसेट है, मशीन, फर्नीचर वगैरह, वो देख लो आप। फर्नीचर मतलब फर्नीचर होता ही है ना बैंकों में तो यार, ये सब चीजें पड़ी है, ये बैंकों की संपत्ति है। लेकिन अभी आप जो फोकस करो, सबसे मेन संपत्ति क्या है? लोन की है। अब बताओ जरा, आप ये बताओ जरा, ये पैसे आए कहां से हैं जो बैंकों ने लोन दिए हैं? सर ये पैसे आए हैं एक तो लोगों के डिपॉजिट से और एक कैपिटल से। भाई यहां पे पैसे पड़े होंगे, रामू ने 100 रुपए दिए कैपिटल के, है ना, और शामू ने 200 रुपए दिए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी नाम से। टोटल बैंक के पास कितने रुपए जमा थे? 300 रुपए। 300 रुपए में से बैंक ने बहुत सारी चीजें करी, लेकिन 250 रुपए का लोन भी दे दिया, इन सब लोगों को लोन दे दिया। क्लियर क्या? अब आप मुझे ये बताओ जरा, अपन ने भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कुछ टाइम पहले, एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। क्या होता था कि बैंकों का जो लोन का पैसा है वो वापस नहीं आ रहा। उसके कई रीजन बताए थे, मंदी आ गई मार्केट के अंदर तगड़ी वाली 2008 के बाद, याद होगा आपको, लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था यूएस के अंदर, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ इशू हुआ, पैसे वापस नहीं आ पाए कुल मिला के। तो क्या होगा इससे? ये 250 रुपए डूब गए, पूरे डूब गए मान लो, ठीक है। तो बताना जरा, डिपॉजिट्स चले जाएंगे और कैपिटल चले जाएगी, है ना। अब किसके जाएंगे वो छोड़ो आप, है ना, बस, लेकिन इन पे इनसिक्योरिटी आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी ना। कुछ तो डिपॉजिट्स जाएंगे, कुछ कैपिटल जाएगी, समझ लो। तो ये चीज क्या है? ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें से सबसे बड़ी बात क्या है कि डिपॉजिट्स तो बहुत ही क्रूशियल है, डिपॉजिट्स तो जाना ही नहीं चाहिए किसी भी केस में। चलो अगर मान लो ये होता 50 रुपए मान लो बिल्डिंग और फर्नीचर के बैंक ने लगा रखे हैं ना,
बैंक ने 50 रुपये बिल्डिंग और फर्नीचर में लगा दिए, क्लियर क्या? और लोन कितने का दिया? 250 का। अब मान लो ऐसा होता कि 100 रुपए का लोन का रिकवरी नहीं हो रही, ठीक है, ये धूम वाली बाइक चलाने वाला बंदा है, उसने 100 रुपए देने से मना कर दिया, ठीक है, इसने अपन से हार्ले डेविडसन का लोन लिया, ठीक है, लेकिन इसने 100 रुपए देने से मना कर दिया। अब बैंक क्या बोल रही है, हमें कितने रुपए मिलेंगे लोन के वापस पैसे? 150। अब जरा बताओ 100 रुपए कम मिलेंगे ना, तो 100 रुपए कम मिलेंगे तो सबसे पहले अपन किसको कम चुकाते हैं? शेयर कैपिटल को। कैपिटल अपनी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? इससे खत्म हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, जो लॉस उठाने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे पहले नुकसान उठाने वाले लोग कौन होते हैं? मालिक। और मालिक कौन है बताओ? कैपिटल होल्डर्स। याद है शेयर कैपिटल? तो जो 100 रुपए का नुकसान हुआ है वो सबसे पहले कौन उठाएगा? मालिक। ठीक है सर। अगर ये नुकसान और भी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर आंच किस पे आएगी? है ना, मतलब फिर सेकंड बात किस पे आएगी? डिपॉजिट्स पे। ये दिक्कत हो जाएगी। फिर ये 200 रुपए के डिपॉजिट्स जो थे इनका भी मिलना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए एक नॉर्म्स आए हैं जिसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नॉर्म्स। वो बोलते हैं कि बैंकों को कैपिटल जो है वो एक अच्छे अमाउंट में रखनी चाहिए, वो एक ज्यादा अमाउंट में रखनी चाहिए, कम नहीं रखनी चाहिए। मान लो एक कैपिटल होती है बैंक के पास 500 रुपए की, सपोज करो, तो क्या होता? अब मुझे बताओ क्या होता? ये 250 रुपए थे यहां पे पहले। बिल्कुल ध्यान समझना है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान समझ में आएगा। मैं आपको मान रहा हूं कि आप बिल्कुल कॉमर्स से बिल्कुल लिंक ही नहीं है आपका, है ना, ऐसे समझा रहा हूं मैं आपको मान ही नहीं रहा कि आप कॉमर्स के हो, ठीक है। तो बैंकों ने अब आपको समझना पड़ेगा ना, ठीक है, चाहे साइंस के हो चाहे आर्ट्स के हो। तो लोन कितने रुपए का दिया था बैंकों ने? 250 का। अगर ये लोन डूब जाता है, भाई डूब गया लोन, तो लोन का पैसा कहां से आया था? कैपिटल से। समझ रहे हो बात? तो भाई सबसे पहले जब भी कोई पैसा डूबता है ना, तो नुकसान सबसे पहले मालिक का होता है, ना कि बाहर वालों का। तो ये डिपॉजिट से बाहर वाले हैं, क्लियर। मालिक कौन है? कैपिटल, ये ओनर है, तो इनका नुकसान होता है सबसे पहले। तो अगर मान लो 250 रुपए का भी नुकसान हो जाता है, 250 रुपए का पूरा लोन डूब जाता है, तो कैपिटल ही तो खत्म होगी ना, ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। मतलब डिपॉजिट्स पे तो आंच आएगी ही नहीं हमारे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत किस पे आएगी? कैपिटल पे। और यही पूरे वर्ल्ड के जो बैंक्स हैं बड़े बड़े यही चाहते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो यही चाहते हैं कि अगर जो डूब जाए पैसा तो वो ज्यादा से ज्यादा किसका डूबे? कैपिटल डूबे, इधर तो आंच ही नहीं आए डिपॉजिट्स पे। इसीलिए कैपिटल एडुकेसी रेशो मेंटेन करा जाता है। एडुकेसी बताओ क्या होता है? एडुकेसी मतलब कोई चीज पर्याप्त है, एडुकेट मतलब कोई चीज सफिशिएंट है ना। तो बोल दो आप कैपिटल सफिशिएंट रेशो, कि कैपिटल होनी चाहिए जो सफिशिएंट लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए कैपिटल आपकी, कि कल को अगर ये लोन डूब जाए। अच्छा ये लोन क्या है बताओ? असेट्स। असेट है या नहीं है? बताओ इस लोन में क्यों दिक्कत है? क्योंकि इसमें असेट में रिस्क है ना, ये पूरा का पूरा लोन रिस्की असेट है। आप अपने दोस्त को पैसे दो, फिर उससे पैसे वापस मांग के देखो, तो कई बार दिक्कत आ सकती है ना, ठीक है, तो वही दिक्कत यहां पे आ रही है, क्लियर क्या? तो अब इसका फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल अपॉन असेट्स। असेट्स कौन सी? रिस्की असेट्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया? कैपिटल अपॉन रिस्की एसेट। और रिस्की एसेट बताओ क्या है? बताना जरा, रिस्की एसेट कौन सी है? क्या फर्नीचर रिस्की एसेट है क्या? नहीं सर नहीं, कैसी बात कर रहे हो? केवल जो बैंकों ने लोन दिया है लोगों को वही रिस्की एसेट है, कोई भी रिस्की एसेट नहीं है, ठीक है। तो ये रेशो जो है ये कहा गया है कि 8 से 9% कम से कम होना चाहिए, 8 to 9% क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मतलब 9% मान लो आप, तो 9% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, ये रेशो जो है किसने तय करा है? ये एक नॉर्म्स थे, बासल नॉर्म्स, है ना।
बासल नॉर्म्स, बासल आपको पता होगा एक जगह है, शायद स्विट्जरलैंड में जगह है ना। तो ये उधर उधर से निकले थे। सर ये निकले क्यों थे, कब निकले थे? देखो भाई 2008 के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ था वर्ल्ड के अंदर, कौन सा? लेमैन ब्रदर्स, है ना। ग्लोबल क्राइसिस आया था पूरा का पूरा वर्ल्ड के अंदर। यूएस के अंदर इकोनॉमी जो कोलैप्स कर गई थी यूएस की, उसकी वजह से सारी कंट्रीज पे रिपल डाउन इफेक्ट आया था, सब कंट्रीज पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आया। तो वो बैंक की तो था लेमैन ब्रदर्स, है ना, और वो लोगों का पैसा नहीं चुका पाया, डिपॉजिट्स नहीं दे पाया, सबका पैसा डूब गया उसकी वजह से। तो अब लेमैन ब्रदर्स को देखते हुए 2010 के अंदर नॉर्म्स आए, जिसे क्या बोलते हैं? बासल नॉर्म्स 3। सर 3 क्यों बोलते हैं? 1 और 2 भी आए थे, वो बहुत पहले आए थे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है, वो 1980s के आसपास से चल रहे हैं। लेकिन आपको मतलब किससे? बासल नॉर्म 3 से, जो 2010 में आया। और इसने इन नॉर्म्स में ये निर्देश दिया गया कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी बैंक हैं उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। किस किस लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा? उनकी कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ज्यादा? कल को अगर लोन का पैसा डूब गया तो कैपिटल में से कमी पूरी हो जाए, आंच नहीं आनी चाहिए किधर? डिपॉजिट होल्डर पे, ठीक है, ये बोला गया। भाई अगर अपना पैसा सपोज करो आज अपन आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा करा के बैठे हैं, कॉमन मैन है ना, ठीक है, आम आदमी जो है आईसीआईसीआई बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करा के बैठा है, कल को पता लगे पंजाब नेशनल बैंक जो है पैसे जमा, अब पैसे नहीं दे पाएगा। सोचो इतने सारे लोग होते हैं जिनका पैसा वहां पर जमा है, ठीक है, किसी ने करंट अकाउंट में, किसी ने सेविंग अकाउंट में, किसी ने आरडी करा रखी, किसी ने एफडी करा रखी, पता नहीं किस किस उद्देश्य से कराई थी, है ना। कोई सोच रहा था शादी करेंगे बच्चों की, कोई क्या करेंगे, कोई क्या करेंगे, ठीक है। वो पैसा अगर डूब जाएगा तो कितना मार्केट के अंदर तहलका मच जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के नॉर्म्स आए। सर अभी इंडिया में अप्लाई हो गए क्या ये नॉर्म्स? नहीं दोस्तों, ये इंडिया में अप्लाई नहीं हुए। तो इनका क्या फीचर है? इंडिया में अप्लाई करने वाले थे, बट अभी रिसेंट ना आरबीआई, आपको पता है आरबीआई और उसकी लड़ाई चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अभी ये नॉर्म्स जो हैं ये 2019 में अप्लाई होने वाले थे, ये 2020 तक खिसक गए आगे, ठीक है। तो बट अभी इंडिया में मतलब अप्लाई नहीं हुए। सर ये इंडिया में अप्लाई होंगे तो क्या होगा? अब आपको पता है इंडिया के अंदर वैसे भी एनपीए बहुत सारे हैं, तो अपने जो बैंक, अपने जो गवर्नमेंट है ना, वो अप्लाई करने के लिए, आपको पता है बैंक्स ज़्यादा सरकारी है, तो सरकारी बैंकों के अंदर पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। आपको पता है इंडिया के अंदर जो मतलब बैंक से ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी, नेशनलाइजेशन हुआ हुआ है सबका। तो शेयर होल्डर कौन है ज़्यादातर? सबसे बड़ी बैंक वो गवर्नमेंट है ना, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है। अब ज़्यादातर शेयर पंजाब नेशनल बैंक के किसके पास है? सरकार के पास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, इंडिया के भी शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। भाई ये मालिक कौन है बैंकों का? गवर्नमेंट। और ये जो डिपॉजिट्स है वो कौन है? जनता। समझ में आया आपको कहानी? अब जनता कैसे लिखते हैं पता नहीं मेरे को ना, ठीक है। तो अब ये जो मालिक हैं इनका पैसा डूब जाए भले ही, तो कुल मिला के क्या है अब, है ना, ये जो नॉर्म्स हैं इसको 8-9% रखने के लिए भारत की सरकार को बहुत सारा पैसा डालना पड़ रहा है, किसमें? बैंकों के अंदर। इसलिए आपने सुना होगा कि पिछले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम समथिंग समथिंग 2,11,000 करोड़ रुपए डालेंगे, किसमें? बैंक्स के अंदर। किसने अनाउंस किया ये बात? गवर्नमेंट ने, ताकि बैंकों की कैपिटल बढ़े। इस कैपिटल को क्या है? बढ़ाना है, ठीक है। कैपिटल बढ़ेगी तो बैंक क्या है? लोन दे सकता है खुले हाथों से, और कल को डूब भी जाए तो फिर दिक्कत नहीं है, बासल नॉर्म्स के नियम पूरे हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या? बस इतनी कहानी याद रखनी है। बासल नॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर्मूला जरूर याद रखना है, लिखना है, इंप्रेशन जम जाएगा आपका फॉर्मूले लिखने से।